से सामने आ रही है। सीएम धामी का आज कार्यक्रम है, उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल के साथ ये बैठक होनी है। कहीं समसामयिक विषयों पर विस्तार से चर्चा भी होगी। तो आज मुख्यमंत्री के जो कार्यक्रम रहने वाले हैं उससे अपडेट आपको करा रहे हैं। आज ये बैठक होनी है और प्रतिनिधि मंडल के साथ कई समसामयिक विषयों पर विस्तार से आज चर्चा भी होगी। तो आज मुख्यमंत्री धामी के ये कार्यक्रम, उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक होनी है। नेपाल के उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल जिसके साथ ये बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की आज ये रहेगी और देहरादून में ही ये बैठक होनी है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता यशराज आनंद इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। यशराज आनंद, आज मुख्यमंत्री की ये बैठक होनी है, नेपाल बैठक में रहने वाला है और मुख्यमंत्री के और क्या कुछ आज कार्यक्रम रहेंगे, थोड़ा विस्तार से बताइएगा। जी बिल्कुल सचिन, मैं बताना चाह रहा हूँ कि आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक बैठक होने वाला है जो 10:30 बजे ये बैठक होगा। ये विचार विमर्श बैठक है जिसमें नेपाल के उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल के साथ विभिन्न समसामयिक कई मुद्दों पर पुष्कर सिंह धामी की बैठक की जाएगी। इसमें नेपाल और भारत जो एक दोस्ती का रिश्ता है, उस रिश्ते को आगे बढ़ाते हुए एक नई जरूर कथा लिखी जाएगी, एक नई कहानी लिखी जाएगी जिसमें नेपाल और उत्तराखंड के बीच जो समसामयिक रिश्ता है, जो एक सीमा का रिश्ता है, उसको लेकर के ही यह बैठक की जाएगी। इस बैठक में सबसे महत्वपूर्ण बात यह रखी जाएगी कि नेपाल से और भारत आने जाने में जो सहूलियत और दी जानी चाहिए वो जरूर दी जाएगी। साथ ही साथ नेपाल को और किस तरीके से, नेपाल में चूंकि अभी काफी उथल पुथल भी मची हुई है, तो उसको लेकर भी विचार विमर्श मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा की जाएगी कि किस प्रकार से मदद की जाएगी। साथ ही साथ नेपाल यह भरोसा दिलाएगा कि नेपाल हमेशा से, नेपाल कुछ प्रतिनिधि मंडल जो आएंगे वो भरोसा दिलाएंगे कि नेपाल हमेशा से भारत के साथ है और वो भारत के ही साथ रहेगा। चाहे चीन या अन्य कोई भी देश भी उसको भड़काने की कोशिश करेगा तो वो नहीं, उस ओर मुखातिब नहीं होगा। तो इस प्रकार से यह समसामयिक विषयों पर कई अन्य मुद्दों पर ये 10:30 बजे आज विचार विमर्श होना है नेपाल के उच्च प्रतिनिधि मंडल और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 12:30 बजे सीएम हेल्पलाइन 1905 पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के संदर्भ में उसके निस्तारण पर सचिवालय में बैठक की जाएगी। इस बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यह देखेंगे कि शिकायत जो अभी तक आई हुई है 1905 जैसे पोर्टल पर, क्योंकि 1905 पोर्टल लॉन्च की गई थी जिसमें यह कहा गया था कि उत्तराखंड के लोग यहाँ पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं, चाहे वो शिकायत जमीन का मामला हो, चाहे लड़की की तलाक का मामला या अन्य किसी मामले को लेकर के भी जो शिकायत दर्ज होती है उसको शिकायत यहाँ पर निवारण किया जाता है। तो शिकायत निवारण यह देखा जाएगा कि जितने भी दर्ज शिकायत है इस पर कितने शिकायतों की संज्ञान ली गई है, कितने शिकायतों का निस्तारण किया गया है। तो इस प्रकार से आज जो है मुख्यमंत्री की बैक टू बैक के करीब 10:30 बजे और फिर 10:30 के बाद 12:30 बजे बैठक होने वाली है। 10:30 बजे वाली बैठक जो है वो देहरादून में अपने ही वहां पर होगी आवास पर, और 12:30 बजे की जो बैठक है वो सचिवालय में बैठक होगी। बैठक के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से इस पर बात की जाएगी कि अभी तक कितनी शिकायतें आई है और कितनी शिकायतों का निस्तारण किया गया है। तो बैठक के बाद ही यह पता चल जाएगा और ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार यह बार करें कि 2025 में उत्तराखंड को, जब उत्तराखंड अपनी रजत जयंती मनाएगा तब उत्तराखंड सर्वश्रेष्ठ राज्यों की गिनती में से एक आएगा। इसी को देखते हुए यह जरूर शिकायत निवारण प्रणाली जो है, जो शिकायत निवारण पर मुख्यमंत्री जो ध्यान दे रहे हैं, अपने आप में जरूर एक बड़ी बात है क्योंकि इससे अधिकारी भी तत्पर रहेंगे, क्योंकि अधिकारी को भी एक मन में डर रहेगा कि मुख्यमंत्री खुद 1905 जैसे पोर्टल पे सीएम हेल्पलाइन का संज्ञान ले रहे हैं। संज्ञान के संदर्भ में अधिकारी खुद सक्रिय रहेंगे और वो लगातार शिकायत का निस्तारण भी करते रहेंगे। इस प्रकार से अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार शिकायतों के निस्तारण पर ध्यान दे रहे हैं। जी सचिन, बिल्कुल यशराज आनंद, जिस तरह से आपने बताया कि जो पोर्टल है उसका फीडबैक मुख्यमंत्री की तरफ से आज लिया जाएगा और जो नेपाल का प्रतिनिधि मंडल है, उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल, उससे भी विचार विमर्श चर्चा होनी है। हालांकि नेपाल के साथ भारत के शुरुआत से रिश्ते बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर खासतौर से उत्तराखंड की तरफ अगर हम देखें तो इस मुलाकात से कितना ज्यादा फायदा उत्तराखंड को मिलने वाला है जो आज ये चर्चा होनी है। जी बिल्कुल सचिन, मैं बताना चाह रहा हूँ कि आज जो ये बैठक होने वाली है जो नेपाल के उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल के साथ, यह बैठक अपने आप में एक अहम बैठक कही जा रही है क्योंकि इस बैठक के बाद भारत
उत्तराखंड और नेपाल के बीच जरूर रिश्ते में और प्रगाढ़ता आएगी, जरूर रिश्ते में कुछ और बढ़ोतरी होगी, क्योंकि उत्तराखंड का सीमा जो है नेपाल के सीमा से काफी मिलता है और नेपाल के कई लोग उत्तराखंड में आकर बसे हैं। यहाँ पर उन्हें वो सारी सुख सुविधाएं मिलती है जो एक भारतीय नागरिकों की मिलती है, मतलब नागरिकता उनकी यहीं की रह जाती है। तो यहाँ पर वो सरकारी काम में भी उत्तराखंड के लोग यहाँ पर संलिप्त हैं और यहाँ पर उन्हें काफी सम्मान मिलता है। तो इसको और इस रिश्ते को और आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। इस रिश्ते को और आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर और किस प्रकार से ठीक है यशराज, एक आखिरी सवाल मुझे आपसे पूछना है, क्योंकि उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है, नुकसान की खबरें भी सामने आ रही हैं। क्या मुख्यमंत्री की आज अधिकारियों के साथ चर्चा हो सकती है बारिश से नुकसान को लेकर? जी बिल्कुल सचिन, मैं बताना चाह रहा हूँ कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री लगातार आपदा विभाग में आते रहते हैं, लगातार वो नजर गड़ाए हुए हैं कि उत्तराखंड में लगातार जो बारिश हो रही है, बारिश का प्रभाव क्या हो सकता है, इस बारिश से कितनी नुकसान हुई है। तो जरूर कहीं ना कहीं इस पर भी चर्चाएं हो सकती है, अधिकारियों के साथ बैठक हो सकता है, उस पर मुख्यमंत्री आपदा केंद्र भी जाए और वहां पर वो जाकर के देखें कि किस प्रकार से कार्य हो रहा है। क्योंकि अभी भी उत्तराखंड में कई जगहों पर, चाहे पहाड़ की बात की जाए, चाहे मैदानी क्षेत्र की बात की जाए, काफी ज्यादा बारिश हो रही है। तो इसको देखते हुए जरूर मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं सतर्क है, वो आपदा विभाग पर लगातार नजर गड़ाए हुए और उन्हें स्पष्ट रूप से अधिकारियों को, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम को उन्होंने निर्देश दे रखा है और साथ ही कि वो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम हमेशा तैनात रहे। साथ ही साथ डॉक्टरों की टीम को भी उन्होंने पहाड़ों पर, अन्य जगहों पर रवाना कर दिया है और उनकी छुट्टी को भी निरस्त कर दिया गया है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आदेश भी दिया है कि मुख्यमंत्री की किसी भी प्रकार के अधिकारी अपने फोन को स्विच ऑफ ना करें, यदि उनको कॉल आता है तो तुरंत उस कॉल पर प्रतिक्रिया दें। ठीक है, चलिए यशराज, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर के साथ, और ये बड़ी खबर सामने आ रही है नैनीताल से। ये बड़ी खबर है नैनीताल हाईकोर्ट से, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। चमोली के जिला जज धनंजय चतुर्वेदी, जिनको निलंबित कर दिया गया है अधिकारों का दुरुपयोग करने का इन पर यह आरोप है, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई, ये बड़ा एक्शन लिया गया है। चंपावत जिला न्यायालय कार्यालय में अटैच किया और बयान दर्ज करवाने के दौरान अनुपस्थित वो थे और अब ये बड़ा एक्शन पर लिया गया है। रुद्रप्रयाग जिला जज सुमन यादव को हस्तांतरण ये किया गया। नैनीताल जिला जज बनाई गई हैं सुमन यादव, और इसी के साथ जो नैनीताल हाईकोर्ट से बड़ी अपडेट इसमें सामने आ रही है, धनंजय चतुर्वेदी चमोली के जिला जज हैं जिनको निलंबित कर दिया गया है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर के साथ, और ये दूसरी बड़ी खबर सामने आ रही है। यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़ा यह पूरा मामला, यह कोटद्वार से बड़ी खबर है। आज कोर्ट में अहम गवाहों के बयान दर्ज होने हैं। अंकिता के मित्र पुष्पदीप को भी तलब किया गया है और अंकिता भंडारी हत्याकांड का यह मामला लगातार सुर्खियां बना हुआ है और लगातार विपक्ष भी इसको लेकर हमलावर है। और आज जो गवाह हैं उनके बयान ये दर्ज किए जाएंगे। अंकिता के जो दोस्त हैं पुष्पदीप, उनका बयान भी आज दर्ज होगा, उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। आज कोर्ट में अहम गवाहों के बयान दर्ज किए जाने हैं, जिनमें अंकिता के जो खास दोस्त थे पुष्पदीप, उनका भी बयान आज दर्ज किया जाएगा। तो अंकिता भंडारी हत्याकांड का यह मामला, जिसके बाद से उत्तराखंड में वो तस्वीरें हमने देखी थी जब सभी ने यह आवाज उठाई थी कि उत्तराखंड में बेटियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं, तो आज ये बयान दर्ज होने हैं अहम गवाहों के। तो चलिए अब बात होगी 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की। एक बार फिर से दरका जोशीमठ, सड़कों और घरों में दिखी दरारें, लोगों को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। देहरादून में भारी बारिश का कहर जारी, 2 घंटे की बारिश से रिहायशी इलाकों में भरा पानी, बरसाती नदियों में भी बढ़ा जलस्तर। उत्तरकाशी में भारी भूस्खलन के चलते कई घरों पर मंडरा रहा है खतरा, घरों में आई दरारें, भूस्खलन की जद में है कई गांव। उत्तरकाशी में भारी बारिश के चलते सड़कों पर गिर रहा है मलबा, गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बंदरकोट सहित मलबा आने के कारण मार्ग हुआ अवरुद्ध, आवाजाही हुई बंद। चमोली में बारिश के बाद भूस्खलन का कहर, नंदप्रयाग के पास गिरे मलबे से सड़क हुई है अवरुद्ध, लोगों को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। रुड़की के बेलडा गांव में दलित युवक की मौत का मामला, बसपा के प्रतिनिधिमंडल ने गांव पहुंचकर युवक की मौत पर जताया दुख, परिवार को दिया आर्थिक मदद का भरोसा। उत्तरकाशी के जसपुर गांव में चौपाल का आयोजन, नोडल अधिकारी ने सुनी लोगों की समस्याएं, ग्रामीणों ने अधिकारियों कर्मचारियों पर लगाया लापरवाही का आरोप।
शहर में आवारा पशुओं का आतंक, व्यापारी हो रहे हैं परेशान, मेयर को ज्ञापन देकर गौशाला निर्माण की मांग। हरिद्वार में ट्रेवल्स कारोबारी से रंगदारी, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, कारोबारी का ड्राइवर निकला आरोपी। देहरादून में जुगाड़ नामक वाहन पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, सड़क पर मंडराता हादसों का खतरा, मोटरसाइकिलों को काटकर जोड़ी जाती है ये बुग्गी। और वे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हाल ही में अपने 3 दिवसीय दिल्ली दौरे से लौटे हैं और केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से उनकी मुलाकात भी हुई है। इस बारे में उन्होंने कहा है कि सीआईआरएफ के क्षेत्र में बहुत सी सड़कें उत्तराखंड को मिली हैं, जैसे कि टनल्स, रोड्स, और इन सब के चौड़ीकरण को लेकर भी बातचीत हुई है। आपको बता दें कि देहरादून, टिहरी और मसूरी टनल्स बनना यह प्रस्तावित किया गया है। यमुनोत्री गंगोत्री राजमार्ग अफजलगढ़ नजीबाबाद राजमार्ग को मंजूरी मिल गई है और सीधे तौर से प्रदेशवासियों को कुमाऊं रीजन से यह जोड़ेगा। सड़कों के क्षेत्र में, सीआईआरएफ के क्षेत्र में बहुत सारी सौगातें हमको मिली और बहुत सारे हमने जो प्रस्ताव दिए थे उन सब पर हमको स्वीकृति मिली है। टनल है, रोड है, सड़कों के चौड़ीकरण है, उन सभी पर बात हुई है। चाहे आज वो हमारा यमुनोत्री गंगोत्री को जाने वाला विकास नगर होते हुए, डामटा होते हुए उत्तरकाशी का मार्ग हो, उस मार्ग के चौड़ीकरण की भी स्वीकृति मिली है। इसी प्रकार से अफजलगढ़ से सीधे नजीबाबाद आने वाला जो कुमाऊं गढ़वाल की कनेक्टिविटी को जोड़ने वाला मार्ग है, इसी प्रकार से ग्वालदम, सिमली, बागेश्वर और जलजीबी तक जाने वाला 305 किलोमीटर का मार्ग है, उस मार्ग को भी जो है उत्तराखंड के पीडब्ल्यूडी विभाग को देने का हुआ है। इसी प्रकार से जो मसूरी की टनल है, उस टनल के लिए भी उन्होंने सैद्धांतिक रूप से अपनी सहमति प्रदान की कि जल्दी ही उसका भी जो है ऑब्जर्वेशन करवाकर उस पर जो है एनएचआई जल्दी से जल्दी काम प्रारंभ करेगा। ऐसे अनेकों प्रस्ताव हैं जो हमने वहाँ दिए थे। देहरादून शहर के लिए एक रिंग रोड जिसकी एक बड़ी डीपीआर यहाँ पर बनाई जा रही है। और वहीं रुड़की के बेलड़ा गांव में गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे और आईजी करण सिंह ने पहुंचकर दोनों पक्षों से मुलाकात की है। साथ ही किसी बेकसूर पर कार्रवाई नहीं करने का ग्रामीणों को आश्वासन भी दिया है। आपको बता दें कि 11 जून की रात बेलड़ा गांव में पंकज नाम के युवक की मौत हो गई थी, जिसके चलते गांव में जबरदस्त बवाल भी हुआ था। ग्रामीणों ने गांव के दूसरे पक्ष पर पंकज की हत्या करने का आरोप लगाकर घर में घुसकर तोड़फोड़ कर डाली थी। और इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने पुलिस पर भी हमला करते हुए जोरदार पथराव किया था, जिसमें कई पुलिसकर्मी और साथ ही 2 कोतवाल गंभीर रूप से घायल भी हो गए थे। तो हरिद्वार के बेलड़ा प्रकरण में हुई दलित युवक की मौत के बाद तमाम दलित संगठनों की ओर से बुलाई गई महापंचायत स्थगित हो गई है। दरअसल इस मामले में कई दलित संगठनों ने महापंचायत का आह्वान किया था, लेकिन हरिद्वार में राज्य अतिथि गृह डामकोटी ने अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष तमाम दलित संगठनों के नेताओं के साथ डीएम और एसएसपी ने वार्ता की है, जिसके बाद महापंचायत को स्थगित किया गया। वहीं बातचीत में दलित समाज से जुड़े संगठनों की सभी 12 मांगों पर सहमति बन गई है, जिनमें प्रमुख रूप से दोनों मृतकों के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच भी इसमें शामिल है। देखिए, मांगे महासंघ की थी अनुसूचित। मैं आयोग और सरकार के नाते यहाँ पर आया हुआ था और उसकी मध्यस्थता के बीच में मैं बैठा हुआ था, जिसकी मध्यस्थता करते हुए मैंने डीएम और एसएसपी यहाँ आए हुए थे। और जो इनकी मांगे थी, 12 मांगे थी, 12 मांगों में लगभग 99% सहमति बन गई है। और ऐसी भी कोई मांग नहीं थी जो कि इनकी नाजायज हो। एक जो घटना हुई थी, जो ये कहेंगे कि आपस के सामंजस्य के कारण पुलिस और उसके जो ये बेलड़ा वाला प्रकरण हो गया था और ये बढ़ता जा रहा था, उस पर आज सब लोगों की समझ में आ गई कहाँ क्या चीज़ें थी। और सरकार का एक खुला, माननीय मुख्यमंत्री जी का ओपन वो है कि कोई भी व्यक्ति है अपनी बात शांतिपूर्ण ढंग से रखता है तो सरकार उसकी बात सुनने के लिए तैयार बैठी है। और वहीं देहरादून में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने धामी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट सैन्य धाम का स्थलीय निरीक्षण किया है। आपको बता दें कि देहरादून के गुनियाल गांव में वीर शहीद सैनिकों की याद में प्रदेश का 5वां धाम सैन्य धाम के रूप में बनाया जा रहा है। वहीं सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सैन्य धाम आगामी दिसंबर महीने तक बनकर यह तैयार हो जाएगा।
नरेंद्र मोदी जी की परिकल्पना और धामी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट, और जिसको पूरा करने का सौभाग्य सैनिक कल्याण मंत्री होने के नाते मुझे प्राप्त हुआ है। जब मोदी जी यहाँ पर आए थे, उन्होंने कहा था कि ये वीरों की भूमि है, राष्ट्रभक्तों की भूमि है। हर घर से 5वां सैनिक हमारे उत्तराखंड से होता है। देश की सेना का 17.5% की पूर्ति हम करते हैं, और किसी शहीद को हम वापस नहीं ला सकते। उसकी यादों को जिंदा रखना, उसकी वीरता का व्याख्यान करना हर देशवासी का कर्तव्य है। और चाहे दिल्ली की मोदी जी की सरकार हो, चाहे उत्तराखंड की धामी सरकार हो, इनके सम्मान में लगातार कार्यक्रम कर रही है। और ये सैन्य धाम जैसा कि मैंने कहा था कि ये कोई संग्रहालय नहीं है, पूरे देश के मेमोरियल्स का अध्ययन करने के बाद सबसे बेस्ट निकाल उसको हम यहाँ पर दे के आए हैं। और उत्तराखंड सचिवालय संघ का चुनाव का बिगुल बज चुका है। सचिवालय संघ अध्यक्ष, महामंत्री और संयुक्त सचिव जैसे पदों के सभी प्रत्याशियों ने अपना नामांकन मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में करा दिया है। आपको बता दें कि सचिवालय संघ के लिए आगामी 30 जुलाई 2023 को यह वोट इसमें किया जाएगा, वोटिंग इस पर होनी है, जबकि 31 जुलाई 2023 को इसका परिणाम भी सामने आ जाएगा। 3 बार के अध्यक्ष रह चुके दीपक जोशी ने चौथी बार भी अपने समर्थकों के साथ नामांकन करवाया, जबकि पूर्व में सचिवालय संघ के महामंत्री प्रदीप पपन्ने और पूर्व उपाध्यक्ष सुनील लखेड़ा ने भी सचिवालय संघ अध्यक्ष पद के लिए हुंकार भर दी है। चुनौतियां तो कोई खास ऐसी है नहीं, क्योंकि पिछले कार्यकाल में जो हमारे माननीय अध्यक्ष वगैरह ये लोग और उपाध्यक्ष दोनों मेरे प्रतिद्वंदी हैं। ये पिछले उसमें एक अध्यक्ष था, एक उपाध्यक्ष रहे हुए थे, तो इन्होंने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जिसके लिए सचिवालय के लिए कोई, वो सारी चुनौतियां उनको मैं स्वीकृति दे रहा हूँ कि इन्होंने कोई भी हमारे सचिवालय कर्मचारियों के हित के कार्य नहीं कर पाए। देखिए, मैं पुनः इस चौथी बार के लिए अध्यक्ष पद पर नामांकन अभी किया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से कर्मचारियों का, इस तमाम सचिवालय के हमारे उन वरिष्ठ अधिकारियों का मातृशक्ति का सहयोग हमें मिलता आया है, और विगत 3 बार लगातार जो हैट्रिक हमारे साथियों ने लगवाई, वो मेरी जीत नहीं, वो तमाम उन कर्मचारियों की जीत है जिन्होंने मुझे इस शिखर पर पहुंचाया। और मैं उम्मीद करता हूं कि मैं कर्मचारियों को इस भावनाओं को, उन कर्मचारियों के उन संघर्षों को जिन्होंने संकल्प के साथ हमें यहाँ पहुंचाया है, आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा। और में उत्तराखंड में एक बार फिर से वायरल वीडियो से सियासत गर्मा गई है। इस बार बीजेपी के निशाने पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा आ गए हैं। बीते दिनों कोटद्वार में अंकिता हत्याकांड को लेकर कांग्रेस की स्वाभिमान न्याय यात्रा में प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने काफी जोशीला भाषण दिया था। अब भाषण के कुछ अंश सोशल मीडिया पर जमकर वायरल किए जा रहे हैं। इसमें एक हिस्से में करण मारा गढ़वाल मंडल के लोगों का आह्वान करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इस दौरान जो बात वे कह रहे हैं उस पर बीजेपी ने उस पर आपत्ति भी जताई है, और वहीं कांग्रेस का यह भी कहना है कि वीडियो एडिट किया गया है। करण मेहरा का बयान जो मैंने सुना है, ये बयान बहुत ही निंदनीय है। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। उन्होंने जो गढ़वाल की जनता पर जो आरोप लगाया, जो आक्षेप लगाया है, मैं समझता हूं कि ये उनकी हताशा का परिणाम है, क्योंकि जनता का विश्वास कांग्रेस खो चुकी है। और कांग्रेस के आह्वान पर, कांग्रेस की अपील पर अगर जनता नहीं जुड़ रही है, तो ये कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। अगर वो कह रहे हैं कि गढ़वाल की जनता पर थूकना चाहिए, तो मुझे लगता है तो थूकना तो कांग्रेस पर चाहिए। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार निष्पक्षता के साथ में अंकिता भंडारी हत्याकांड में जांच स्टेप से करवा रही है। चौथे स्तंभ में आपसे उम्मीद करता हूं कि पूरे वीडियो को देखें। मैंने जिसमें तिल्लू रौतेला की तारीफ करते हुए याद दिलाया कि तुम उसके भाई बंधु, उसके बच्चे हो, जिसने 15 साल में गढ़वाल की सम्मान की लड़ाई लड़ी। जहां भारत पैदा हुए, जिसके नाम पे हमारे भारत देश का नाम पड़ा, उस भूमि के तुम रहने वाले हो। मैंने सरदेव सुमन का नाम लिया, मैंने गब्बर सिंह जी का नाम लिया, तिहाड़ी के जो हमारे शहीद थे उनका नाम लिया, मैंने नाम लिया हेमवती नंदन बहुगुणों का, मैंने चंद्रमोहन सिंह नेगी जी का नाम लिया, मैंने सीडीएस का नाम लिया, नए सीडीएस का नाम लिया, मैंने वहां के पत्रकारों का नाम लिया, मैंने मौला राम जी का नाम लिया जिन्होंने गढ़वाल कॉलेज ऑफ पेंटिंग की स्थापना करी। मैंने बोला कि आपकी हर चीज में इतनी समृद्धशाली आपका इतिहास है, वीर उनकी भूमि है।
और उत्तराखंड में सरकार ने राज्य योजना आयोग को समाप्त कर दिया है। प्रदेश में अब नीति आयोग की तर्ज पर स्टेट इंस्टीट्यूट्स फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड सेतु का गठन यह किया जाएगा, जिसके लिए राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार की नीति और नियोजन में सेतु एक थिंक टैंक की तरह काम करेगा, जिसका उद्देश्य नागरिकों को विकास, कल्याण और सामाजिक और व्यक्तिगत आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एजेंडा तैयार करना होगा। सेतु के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। जी बिल्कुल, देखिए राज्य योजना आयोग को जो है नीति आयोग की तर्ज पे हमने सेतु आयोग के नाम से जो है बदला गया है। और इसमें मुख्यतः इसका कार्य जो होगा वो सरकार की सभी नीतियों को, योजनाओं को जनता तक पहुंचाना है। और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे मुख्य जो हैं वो अध्यक्ष रहेंगे और सभी मंत्री लोग जो हैं इसमें सदस्य के रूप में काम करेंगे। अन्य 6 सलाहकार भी इसमें नियुक्त किए जाएंगे। तो यहाँ पर जिस प्रकार से सभी क्षेत्रों के जो एक्सपर्ट होंगे वो भी इसमें मेंबर रहेंगे, तो निश्चित रूप से सरकार की योजनाओं को, सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए सेतु आयोग काम करेगा। और स्टेट फॉर एम्पावरिंग एंड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उत्तराखंड का, उसके लिए आगे किस तरीके से हम लोगों को जनता के बीच में जाके कार्य करना है, वो सब कार्य इसमें। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।